डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन कितने मार्क का है, इसको कैसे लिखना है और एक एक डायमेंशन को विद मल्टीपल एग्जांपल्स में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो शुरू होने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। सबसे पहले ये क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स का पूरा फुल फ्लेजेड क्वेश्चन रहेगा। अभी इसको लिखना कैसे है, इसको ABC फॉर्म में लिखना। ए मीनिंग, ये इस चैप्टर के पहले वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। आपको वीडियो के लिंक में आप क्लिक करोगे तो आप पहुंच जाओगे। बी आप लिखना डेफिनेशन और फिर सी लिखना आप डायमेंशन, ठीक है ना, या सी चार्ट लिखना और डी डायमेंशन। आप ये ड्राइंग जरूर करना ताकि इंप्रेशन पड़ जाए कि आपने प्रिपेयर किया और आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। सो डायमेंशंस, जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो कौन कौन से फैक्टर्स है, वो कौन कौन से चीजें हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट को असर करेंगे। कुछ इंटरनल होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कुछ होता है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। तो हम एक एक करके स्टडी करेंगे। इंटरनल, अभी इंटरनल फैक्टर्स जो है उसमें कौन कौन आएगा। एक कंपनी के मालिक कौन है, शेयर होल्डर्स। जैसे क्रिकेट टीम है इंडिया का, उसमें कोच आ जाएगा, कोचिंग स्टाफ आ जाएगा, BCCI आ जाएगा, इंडियन प्लेयर्स आ जाएंगे विद इन। और बाहर मतलब जो कॉम्पिटिटर्स है, गवर्नमेंट है, दूसरे देश है ना, वैसे ही। सो इंटरनल फैक्टर्स में अपने देश में जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उसका ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल फैक्टर्स में शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, लेबर यूनियंस, ये सब आ जाएंगे। अब इंटरनल फैक्टर्स में वैल्यू सिस्टम। अब वैल्यू सिस्टम क्या है, यदि एक ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यू सिस्टम है दैट इज प्योर सर्विस, और यदि आप एक लग्जरियस 5 स्टार होटल में जाते हो, आपको खाना पसंद नहीं आता है या कुछ भी प्रॉब्लम होता है, वो आपको बिल नहीं करेंगे। जबकि यहाँ पे कुछ जगह पे होटल्स में देविल से अभी आपको दे दिया है अच्छे तरीके से बना के, आपने भले नहीं खाया लेकिन आपको कीमत चुकाना पड़ेगा, ठीक है ना। सो वैल्यू सिस्टम डिपेंड करता है कैसा है। अब जैसे टाटा स्टील ने 8 आवर्स वर्क, वर्ल्ड में पहली कंपनी है टाटा स्टील जिसने शुरू किया, बिकॉज उनका वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, एम्प्लॉय का वो लोग बहुत ध्यान रखते हैं, ठीक है ना। फिर दूसरा है विजन, मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। अभी तो LIC का IPO आ रहा है इस महीने मार्च में। उनका जो जो स्टेटमेंट है क्या है, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी में भी और जिंदगी के बाद भी, मीनिंग LIC विल सपोर्ट यू इन दिस लाइफ, और इन केस ऑफ डेथ, डेथ के बाद भी वो लोग रिमेनिंग फैमिली मेंबर्स को पैसा देंगे। सो दे आर वेरी क्लियर अबाउट द विजन। एक ऑटोमोबाइल कंपनी का विजन गाड़ियां बेचना नहीं है। एक ऑटोमोबाइल कंपनी का विजन है कि भाई हम टू ट्रांसपोर्टेशन नीड्स लोगों के पूरे करें, ठीक है ना। तो ये मिशन है जिसमें वो लोग वर्ल्ड क्लास सस्ते व्हीकल्स दें, ठीक है ना। फिर ऑब्जेक्टिव आएगा, साल में 50,000 गाड़ी बेचना है, 1 लाख गाड़ी बेचना है, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव शुड बी सपोर्टेड बाय द विजन। जो लेंसकार्ट का फाउंडर है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट शार्क टैंक में मैंने देखा था, उनका विजन मुझे बहुत अच्छा लगा था। उनका विजन वाज कि जिन जिनको चश्मे, जिन जिनको आंखों ठीक से दिखता नहीं, उन सबको चश्मा अच्छे सस्ते दाम में अच्छे क्वालिटी के दिलाया जाए। और इसके लिए मिशन बनाया कि हर सिटी, हर स्टेट में अच्छे तरीके से अच्छे दाम में दुकानों के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू बेचा जाए। सो विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनल लेवल पे, क्योंकि आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव रहेगा कि आपको बेचना है 1,000 यूनिट्स, 2,000 यूनिट, तो आप एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन कहलाएंगे, ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन में, करेक्ट। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर। अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है उनका प्रोफेशनलिज्म कैसा है। कुछ कंपनीज का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का एटीट्यूड इज खुद बनाने के बजाय बाहर देते रहे, ज्यादा आउटसोर्सिंग में ज्यादा विश्वास करते हैं। अच्छा, ये गलती, एक वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंप्यूटर एक टाइम की कंपनी थी IBM, शायद अभी आज के तारीख में आपने नाम भी नहीं सुना होगा। IBM अपना सॉफ्टवेयर सोर्स करता था माइक्रोसॉफ्ट से, उसका एक कीमत उनको देता था, इससे माइक्रोसॉफ्ट करोड़पति हो गए। लेकिन IBM को जब पता चला उन्होंने करोड़ों अरबों रुपए दे दिए,
जब तक उन्होंने खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप किया तब तक माइक्रोसॉफ्ट करोड़ों रुपए कमा चुका था। एप्पल कंपनी ने आईबीएम की गलती समझा और उनके स्ट्रक्चर में ऐसा बनाया कि उनका आईओएस सिस्टम है ना, मोबाइल तो उनका है ही है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम भी उनका है, वो आउटसोर्स नहीं है। सो एप्पल का टोटल स्ट्रक्चर, टोटल कंट्रोल पूरा का पूरा उनका ही है। द आईओएस एंड द डिवाइस दोनों वो खुद ही बनाते हैं, थर्ड पार्टी को आईओएस वो लोग नहीं देते बनाने को। चौथा, इंटरनल पावर रिलेशनशिप। सी, कंपनी में टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, 3 लेवल होते हैं। अमेरिका में और इंडिया में भी ऐसा हो सकता है कि टॉप लेवल का आदमी और लोअर लेवल के आदमी में पगार में 1000 गुना फर्क रहेगा। इंडिया में कुछ मैनेजिंग डायरेक्टर्स का साल का पगार होगा 100 करोड़ रुपया। उसी कंपनी में एक में भी सिक्योरिटी वाला, झाड़ू वाले का पगार रहेगा, हो सकता है 20,000 रुपया। साल का कितना हुआ? 2.5 लाख। अभी आप कंपेयर करो 2.5 लाख और 100 करोड़ को, कितने गुना, कितने टाइम्स होगा? 100 टाइम्स से ज्यादा होगा। तो इंटरनल पावर रिलेशनशिप कैसा है, आपके एम्प्लॉय को आप कैसे ट्रीट करते हो, कैसे उनको पगार दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें, अभी क्या होता था, मारुति कंपनी में स्ट्राइक हो गया गुड़गांव में, एक एचआर के आदमी को मार डाला है वर्कर्स ने। सो आप समझ सकते हो, एक ग्रेजियोनो करके, आई थिंक इटालियन कंपनी है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर को एम्प्लॉय ने मार दिया था। अपने खुद की इंडिया की बजाज कंपनी में आई थिंक 70s और 80s, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, में 3 एम्प्लॉयज पुलिस गोलीबारी में मारे गए थे, 3 लोग। तो इंटरनल पावर कैसा है कि पूरा डायरेक्टर्स पर है क्या एग्जीक्यूटिव ज्यादा ताकतवर है, इन सब में भी फैसले में फर्क पड़ता है। ह्यूमन रिसोर्सेज जो सबसे, अभी आप ले लो, कोई भी कंपनी ले लो, गूगल ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो। अभी आई गिव यू द बेस्ट एग्जांपल, कोई फॉरेन के एग्जांपल, अपन इंडिया का एग्जांपल है। ह्यूमन रिसोर्स में एक कंपनी है एसआरके, शाहरुख खान की, श्री रामकृष्णा एक्सपोर्ट्स। वो लोग एम्प्लॉय को दिवाली के टाइम में कार देते हैं, घर देते हैं, इतना अच्छा लाइफस्टाइल उनको मिलता है एम्प्लॉय को। 5,000 लोग काम कर, 5,000 करोड़ की कंपनी है, आई थिंक 1,000 तो एम्प्लॉयज होंगे और 800 एम्प्लॉयज ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट में जिनको जॉब करना है। तो ह्यूमन रिसोर्स को आप स्किल, क्वालिटी, सब कुछ प्रो, मतलब आप पेमेंट अच्छा कर रहे हो, तो सीधी बात है एम्प्लॉय अपना पूरा देगा, स्किल, क्वालिटी। और जो ढोलकिया, आई थिंक श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स का हेड है, उन्होंने कहा था कि एक नया एम्प्लॉय को ट्रेन करने के लिए उनको 10 लाख रुपए का खर्चा आता है। और कुछ कुछ डायमंड 25 करोड़ के भी होते हैं, वहां पे एक गलती होगी तो आपका 25 करोड़ रुपया चला गया। सो जो सबसे इम्पोर्टेंट उस कंपनी में, मैं बोलता हूँ डायमंड क्या होता है, डायमंड सबसे ज्यादा कटिंग, पॉलिशिंग, डिजाइनिंग इंडिया में होता है। वर्ल्ड के 90% डायमंड्स का कटिंग, पॉलिशिंग, डिजाइनिंग सब इंडिया में होता है। उसमें भी 85 to 90% सूरत में होता है, कुछ बॉम्बे और राजस्थान में होता होगा, पूरा दबदबा सूरत का है। तो ये लोग यहाँ पे स्किल, क्वालिटी, कमिटमेंट, कैरेक्टर, क्योंकि आप ऐसे कंपनी में हो जहाँ पे डायमंड्स है, वहां पे एक एक डायमंड की कीमत लाखों और करोड़ों में होती है, ठीक है। और फिर अदर फैक्टर्स जिसमें फिजिकल एसेट्स, आपके प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसा है, टेक्नोलॉजी। अभी आई थिंक पिछले साल की बात है, बैंक ऑफ बड़ौदा में वो कुछ वायरस, या जो लोगों ने बोलते हैं ना, वायरस डाल के या हैक करके कुछ 180 या कुछ करोड़ों रुपए निकाल लिए थे, क्योंकि उनका सिस्टम वॉज विंडोज एक्सपी, जो बताया था। विंडोज एक्सपी तो कब का जा चुका है, विस्टा उसके बाद है, वो जा चुका है। विंडोज 7 आई थिंक जा चुका है। विंडोज 7 के बाद अभी विंडोज 11 चल रहा है, उनका टेक्नोलॉजी अपडेटेड नहीं था। इसके वजह से उनके फिजिकल एसेट्स में सॉफ्टवेयर का हैकर्स ने हैक करके पैसा निकाल लिया, ठीक है ना। तो आपको समझना होगा, फिजिकल एसेट्स और फैसिलिटीज बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है आपकी कंपनी में। मार्केटिंग रिसोर्सेज कैसे हैं, क्वालिटी ऑफ मार्केटिंग कैसा है। आजकल सबसे इंपॉर्टेंट ऑनलाइन मार्केटिंग हो गया है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आया कोविड के बाद। आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, ये बहुत बड़े एरियाज हो गए जहाँ पे मार्केटिंग होता है। और लास्ट में फिनेंशियल फैक्टर्स, आप लोग की फिनेंशियल पॉलिसीज कैसे है, पोजीशन कैसे है, स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये ड्राइंग आप करोगे
तो आपको पता चलेगा ये विद इन द एनवायरनमेंट है, ये इंटरनल है जो इन लोगों ने थोड़ा ब्राउनिश या ग्रेइश कलर में दिया, डार्क ग्रे। ये जो बाहर है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जिसमें ये सब लिस्ट है। तो अभी हम लोग एक एक करके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट देखते हैं जो असर करता है। नेचुरल एनवायरनमेंट। नाउ सबसे पहले नेचुरल एनवायरनमेंट हर जगह पे मैं एग्जांपल दूंगा तो आपको अच्छी तरीके से समझेगा। नेचुरल एनवायरनमेंट क्या है? वो सारे फैक्टर्स जैसे कि क्लाइमेट, मिनरल्स, सॉइल, लैंडफॉर्म्स, रिवर्स, ओशंस, लेक्स, है ना, हीट या गर्मी, विंटर, समर, रेनी, ये सब चीजें असर करता है। मैं आपको बेस्ट एग्जांपल दूंगा। नाउ महाराष्ट्र में नागपुर का क्लाइमेट फेवर्स ऑरेंजेस, तो वहाँ का ऑरेंजेस बहुत फेमस और एक्सपोर्ट भी होता है। हम जहाँ पे रहते हैं नासिक विच इज इन महाराष्ट्र, अंगूर इंडिया में सबसे ज्यादा उगता है। इनफैक्ट अंगूर उगता है इसलिए जो वाइनरीज बहुत सारे नासिक में, एक सुला वाइन्स है जो सब जानते हैं, इंडिया का नंबर 1 वाइन मेकर ही नहीं है, उसके बाद 2, 3, 4, 5 जो रैंकर्स है, 2, 3, 4, 5 चारों से ज्यादा अकेला सुला बनाता है। उसका एक ही कारण है, सुला वाइन्स को नेचुरल एनवायरनमेंट जो नासिक का है विच फेवर्स ग्रेप्स का प्रोडक्शन, जिसके वजह से उसको क्वालिटी ग्रेप्स मिलते हैं और वो बना पाता है। उसी प्रकार से आप महाबलेश्वर में जाएंगे तो आपको स्ट्रॉबेरीज मिलेगा। शिमला कश्मीर के एप्पल्स बहुत फेमस है। आप इंडिया में हर जगह में कुछ न कुछ आपको अच्छा सा नेचुरल, मध्य प्रदेश में आपको गहू, गहू बहुत फेमस है, चावल के लिए पंजाब है, सोयाबीन के लिए भी मध्य प्रदेश बहुत फेमस है। ठीक है ना, अलग अलग एरियाज में अलग अलग स्ट्रेंथ है नेचुरल एनवायरनमेंट। अच्छा, चाय को बहुत मॉइस्ट क्लाइमेट लगता है, ह्यूमिड क्लाइमेट लगता है, मॉइस्ट मुझे लगता है वो सबसे बेस्ट है, बारिश टाइप क्लाइमेट, इसलिए आपको आसाम, दार्जिलिंग, मुन्नार, ये सब एरिया में टी प्रोडक्शन होता है। कॉफी भी वही साइड होता है। सो नेचुरल एनवायरनमेंट जो है ये जिस एरिया में नेचुरल है उसी एरिया में मिलेगा, लेकिन अपने पास गोल्ड डायमंड्स का गिफ्ट नहीं है। सो नेचुरली अपने देश में गोल्ड डायमंड्स बहुत कम निकलता है, हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है। सो हमारे या पेट्रोल का हमारे पास नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं है। ये नेचुरल एनवायरनमेंट गल्फ कंट्रीज के पास है। पूरे वर्ल्ड में भगवान ने गिफ्ट्स अलग अलग देश को अलग अलग दिए हैं। ठीक है ना। अभी इफ यू गो समुद्र किनारा, इफ यू गो टुवर्ड्स मालवन, कोकन, गोवा साइड, वहां पे आपको फिश काफी मिलेगा। फिश कंज्यूमिंग लोग, नारियल पानी। साउथ इंडिया में बनाना चिप्स, क्यों? क्योंकि वहां पे बनाना, इंडिया वर्ल्ड नंबर 1 है बनाना प्रोडक्शन में। तो साउथ इंडिया में, अच्छा मसाला में इंडिया में नंबर 1 है, ये कहाँ पे मसाला आता है? साउथ इंडिया में। तो ये सब फैक्टर्स फेवर करता है, उसके हिसाब से लोगों का रहन सहन भी वैसा हो जाता है। अब आप कोकन साइड जाओगे, हर चीज में वो लोग नारियल डालेंगे। अच्छा, झारखंड साइड माइनिंग होता है, कोल ये साइड है, ठीक है ना। सिकंदराबाद साइड, हैदराबाद साइड आपको कोल कॉलियरीज मिल जाएंगे, कोल माइंस, ठीक है ना। राजस्थान साइड आपको ऑयल मिल जाएगा। तो हर एक स्टेट में कुछ न कुछ प्लस है जिसका आप यूज करके उसको कमर्शियली बेच के फायदा उठा सकते हो। ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो नेचुरल एनवायरनमेंट वो सारे जियोग्राफिकल और इकोलॉजिकल फैक्टर्स बोलेंगे, टोपोलॉजी ये सब भी आ जाएगा। सोशल एनवायरनमेंट, द सोशल एनवायरनमेंट जो सोशल एटीट्यूड है, एक जो बोलते हैं ना अपना सोसाइटी में क्लास स्ट्रक्चर कैसा है, सोशल स्टेटस कैसा है, एजुकेशन कैसा है, इनकम लेवल। नाउ लेट अस टेक द एग्जांपल। आप बैंगलोर में जाएंगे ना, वहां पे मैक्सिमम सॉफ्टवेयर के लोग काम करते हैं, हैदराबाद, बैंगलोर, और वो लोग का सैलरी बहुत अच्छा रहता है, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार लाख रुपया रहता है। तो वहां के जो घर रहते हैं लग्जूरियस, करोड़ 1.5 करोड़ से शुरू होगा। अब लोग क्यों अफोर्ड कर पाते हैं? क्योंकि हफ्ता, यदि आपने 70 लाख का लोन लिया, 30 लाख खुद का डाला, तो 70 लाख के लोन में 60 से 70 हजार का हफ्ता आएगा, ईएमआई जिसको बोलते हैं। इसका मतलब आपका पगार कम से कम लाख 1.5 लाख होगा। तो बैंगलोर में उतने लोग अफोर्ड करते हैं, पर महाराष्ट्र में हर जगह पे, बॉम्बे में जगह छोटा है इसलिए फ्लैट्स महंगे हैं। तो सोशल एनवायरनमेंट वहां पे आपको क्लास एकदम वैसे टाइप का मिल जाएगा, स्टेटस वाले मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि सोशल स्ट्रक्चर कैसा है,
और प्राय आप देखो समुद्र किनारे के वहां पे जो बंगलोज और फ्लैट्स है वो काफी महंगे रहते हैं। उसका कारण है जो रिच लोग हैं वो खरीद लेते हैं जगह, बिकॉज एक तो हवा आता है, प्योर एयर, और नज़ारा बहुत सुंदर रहता है। तो ऐसे जगह पे रिच लोग एस्टेब्लिश हो जाते हैं। दुबई में भी आप वो बनाया ना उन्होंने, पाम पाम जुमेरा, वहां पे सब लग्जरियस और सुपर लग्जरियस और रिच लोग रह सकते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो अपने कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, अभी भी पैर पड़े जाते हैं। इसलिए शादी के ड्रेस, मान्यवर मोहे, है ना, वो लोग अभी भी वो चलता है। अपने वैल्यूज है, एथिक्स है, बिलीव्स है अभी भी। इफ यू चेक आउट गुजरात में आप जाओगे तो दारूबंदी है, ठीक है ना। नॉनवेज गुजरात में आपको कम मिलेगा, राजस्थान में कम मिलेगा। जहाँ पे जैन इन्वॉल्व है कम मिलेगा। मुस्लिम्स हैदराबाद में ज्यादा है तो वो लोग नॉनवेज खाते हैं, तो वहाँ पे नॉनवेज आपको बिरयानी हर होटल में आपको वेज मिलना मुश्किल हो सकता है कुछ जगह पे, ठीक है ना। आप गोवा साइड जाओगे तो आपको वेज के होटल्स कम मिलेंगे, नॉनवेज के ज्यादा मिलेंगे। तो सोशल एनवायरनमेंट में पढ़ाई लिखाई कैसा है, पॉवर्टी कैसा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैसा है, वो भी देखा जाता है। तो जो सोशल एनवायरनमेंट है उसके सोशल एस्पेक्ट्स कैसे हैं, पढ़ाई कैसे है। अब केरला में 100% लिटरेसी है। अब 100% लिटरेसी है तो क्राइम कम हो जाता है, मैनर्स और एटिकेट्स और बैलेंस एरिया का आ जाता है, एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो जाता है, उस एरिया का कल्चर। अच्छा, गोवा का आप ले लो। 1961 तक गोवा ब्रिटिश पोर्चुगीज के कंट्रोल में था। भले इंडिया आजाद 1947 में हुआ, लेकिन गोवा पोर्चुगीज से आजाद हुआ 1961 में। इसका मतलब यह है कि अभी आप गोवा में जाओगे, बिकॉज वो पोर्चुगीज के कंट्रोल में काफी देश था, आपको पोर्चुगीज ही बहुत सारा रहन सहन कंस्ट्रक्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। सो वहाँ का सोशल एस्पेक्ट इज हाईली पोर्चुगीज ओरिएंटेड, क्योंकि जिनके माता पिता दादा थे वो वही ट्रेडिशन आगे लेके आते जा रहे हैं, ठीक है ना। आप वहाँ पे कोई शिप में बैठते हो, जो गाना रहेगा, डांस रहेगा, ठीक है ना। क्रूज, छोटे से क्रूज वहां पे रहते हैं, वहां पे म्यूजिक इज ऑल पोर्चुगीज बेस्ड। सोशल ट्रेंड्स क्या है, लेकिन इंडिया का सोशल ट्रेंड्स बहुत बदल रहा है। इफ यू कम टू माई टाइप ऑफ लाइफ 20 साल पहले, आप खाने में समोसा, वड़ा पाव, मिसल पाव था। लेकिन मैं बॉम्बे के स्टेशन में गया तो अभी कटे हुए फ्रूट्स, सैंडविचेस, और यंग जनरेशन जो फास्ट फूड है, खास करके बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज विथ कोक, ये सब में काफी बढ़ गया है। और जिम का ट्रेंड जो मेरे टाइम में था उससे तो 10 गुना अभी ज्यादा है। प्रोटीन शेक्स, यंगस्टर्स ये सब में काफी इन्वॉल्व हो रहे हैं। पार्टी कल्चर, डिस्कोटेक। तो सोशल ट्रेंड्स अर्बन और सेमी अर्बन में काफी बड़ा है। उसका एक और भी कारण है, जो ओटीटी प्लेटफॉर्म आए हैं, अमेजन प्राइम जैसे, उसमें जो फॉरेन के प्रोग्राम्स आते थे फ्रेंड्स टाइप, या उनके जो लाइफस्टाइल है उसके जो हम देखते थे, तो इंडिया भी धीरे धीरे वैसा अडाप्ट करते जा रहा है, ठीक है ना। तो ये सोशल ट्रेंड्स हो गया, सोशल वैल्यूज हो गया, अपने कस्टम्स क्या है, एथिक्स क्या है, बिलीव्स क्या है। इंडिया अभी भी कुछ लोग बोलते हैं ना, मिनिमलिज्म में मानते हैं कि जितना कमाई है खर्चा लिमिटेड, ज्यादा शो ऑफ नहीं। होम बजट सिस्टम में अभी भी जीते। गांव के लोग लिमिटेड लाइफस्टाइल बोलते ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, बहुत हद तक वैसा भी है। लेकिन अर्बन एरियाज में थोड़ा शो ऑफ टाइप विद बिग कार्स, ये सब का इम्पोर्टेंस काफी बढ़ रहा है। फिर ट्रेडिशन, खास करके दिवाली, ईद, क्रिसमस और फेस्टिवल्स में आप देखो कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ज्यादा बिकते हैं। मार्च के टाइम में अभी कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत कम बिकेंगे। 50% इलेक्ट्रॉनिक्स आपका दिवाली में बिकता है। ईद अभी आई थिंक मई में ईद आएगा, अप्रैल मई में, तो उसमें फिर आपके खजूर ये सब बिकेंगे। तो ये सब चीजें क्रिसमस में, जैसे क्रिसमस ट्रीज है, और जो कुछ हद तक इलेक्ट्रॉनिक्स क्रिसमस में जो क्रिश्चियंस है वो लोग कुछ ड्रेस खरीदते हैं, ठीक है ना। आपका प्लम केक वो टाइम में खास बिकता है, ठीक है ना। फिर पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। अच्छा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट प्रोबेबली फॉरेन से इन्वेस्टमेंट में आने का सबसे बड़ा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। आज रशिया में कोई भी कंपनी जाने से डरेगी,
क्योंकि एक तो सैंक्शन का प्रॉब्लम, बैंकिंग इंटरनेशनल लेवल पे बैंड होते जा रहे हैं रशिया के। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इतना डाउन हो चुका है कि रशिया को इन्वेस्टमेंट नया मिलना तो इम्पॉसिबल होने वाला है। वही इंडिया में 1979 में अंडर इंदिरा गांधी गवर्नमेंट दो कंपनी थे, कोक और उस समय का वर्ल्ड में सबसे बड़ा कंप्यूटर मेकर आईबीएम, दोनों को हकाल दिया था मल्टीनेशनल कंपनी। इंदिरा गांधी जो कांग्रेस के थे, ठीक है ना, उनके उनके गलती भी नहीं थे, क्योंकि अपनी आज़ादी ईस्ट इंडिया कंपनी ने लिया था। तो फॉरेन के लोग इंडिया पे हावी ना होए, वो थिंकिंग उस समय था। लेकिन वक्त बदला, ग्लोबलाइजेशन आया, 1991 के बाद फॉरेन कंपनीज को आने दिया गया। तो इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट जो तभी था और आज के तारीख में 100 टाइम्स इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। और आजकल के गवर्नमेंट अभी अब देखो डिफेंस में अलाउड किया है। इनफैक्ट लगभग सारे फील्ड्स में फॉरेन के लोग को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने का अधिकार या अपॉइंटमेंट दिया है। तो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आपको देखना है कि रशिया जैसे सोशलिस्ट सिस्टम है, क्या इंडिया कैसा डेमोक्रेटिक है वो पहले देखेंगे, लेजिस्लेचर कैसा है, कायदा कैसे बनता है, ठीक है ना, अपना सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट रहता है, अपना जुडिशियल सिस्टम है अलग से। तो अपना एक डेमोक्रेसी है जिसमें लेजिस्लेचर, गवर्नमेंट और जुडिशरी तीनों प्रकार से काम करते हैं। लेजिस्लेचर अपना कायदा बनाता है, गवर्नमेंट देश को चलाता है, जुडिशरी, ठीक है ना, प्रॉपर कोर्ट सिस्टम्स है जो एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं देते। तो इंडिया का पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, यदि कोई इंडिया का ही नहीं कोई भी देश का स्थिर रहा, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है वो 5 साल टिकने का गारंटी रहेगा, और साथ में उनके जो पॉलिसीज है वो बिजनेस फ्रेंडली हो, तो 100% बाहर के लोग और इंडिया के लोग इन्वेस्ट करते हैं। जहां पे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टी डज नॉट सपोर्ट द बिजनेस, तो वो लोग, जो रिच लोग हैं, वो लोग पैसा इंडिया से बाहर फिर लाएंगे। सिंस अभी की जो गवर्नमेंट है, बीजेपी की गवर्नमेंट, पूरा भरोसा लोग करते हैं, तो सीधी बात है कि इन्वेस्टमेंट इंडिया में करोड़ों रुपए में आ रहा है। इनफैक्ट आप देखोगे कि वर्ल्ड के सब टॉप कंपनीज अभी इंडिया में आ चुके हैं। शायद रोल्स रॉयस इंडिया में अभी बनाता नहीं है, बट हो सकता है कुछ साल में रोल्स रॉयस भी इंडिया में बनाना शुरू कर दे, ठीक है ना। सिर्फ टेस्ला से बात हो रहा है कि इंडिया में बनाने का, लेट्स सी। सो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अभी जैसे पाकिस्तान का ले लो, इमरान खान का गवर्नमेंट खुद स्थिर नहीं है, कर्जे पे कर्जा ले रहा है, ब्याज रेट 5.5-6% का ब्याज रेट चल रहा है वहां पे, जो एज कम्पेयर टू इंडिया काफी ज्यादा है। इंडिया के रिलायंस को मुझे लगता है 4.5% में मिलता है, पाकिस्तान देश को आई थिंक मैंने जो सुना था 7.99 सुना था। मतलब इंडिया का रिलायंस कंपनी को फॉरेन की बैंक लोन देगी 4.5 4.99 में, वही लोन पाकिस्तान देश को 7.99, क्योंकि पाकिस्तान में रिस्क ज्यादा है। रिलायंस एक कंपनी सेफ ज्यादा मानी जाती है पाकिस्तान देश से। तो बिकॉज पाकिस्तान का पॉलिटिक्स इतना स्ट्रांग नहीं है जो फिलहाल दिखता है, या जो भी कारण होगा कि लोग, इनफैक्ट मैंने बीच में शॉकिंग न्यूज सुना था, ये न्यूज चैनल की बात कर रहा हूँ, मेरा कमेंट नहीं है, कि सिलेंडर ब्लैक में 12,000 रुपए का एक सिलेंडर मिल रहा है। उनके पेट्रोल दाम 150 रुपया का हो गया है। जो यूएस डॉलर है 1 पाकिस्तानी रुपये, वो कितना 200 रुपया चला गया है, चला गया था, अभी का रेट चेक करना पड़ेगा। सो और आप देखो वर्ल्ड के अच्छे कंपनीज, अमेरिकन कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट रिलेटिवली कम करते हैं, क्योंकि वहां पे टेररिस्ट का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है उनको, तो कोई ऐसे वातावरण में नहीं आना चाहते। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सी, ये देश के डेवलप्ड और डेवलपिंग ये पार्ट सबसे ज्यादा पार्ट प्ले करता है, कि देश का पैसा कितना है, इकोनॉमिक कितना है, देश का नेशनल इनकम कितना है। आज के तारीख में अपन वर्ल्ड नंबर 6 में आते हैं जीडीपी में, टॉप 5 रिचेस्ट वेल्थिएस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड आते हैं, टॉप 4 में आते हैं इन टर्म्स ऑफ द कंट्री विद द फॉरेन एक्सचेंज। अपने पास 45 लाख करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है। सो इकोनॉमिक कंडीशन देश का कैसा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। अभी कोविड के टाइम में पाकिस्तान, चाइना से इंडिया ने प्लेन्स बेच के स्टूडेंट्स को वापस मंगाया था, और अभी भी रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन से स्टूडेंट्स को इंडिया वापस फ्लाइट से
लेकर आ रहा है, 7 या 8 लाख रुपए लगता है 1 घंटे का सफर में। सो इंडियन गवर्नमेंट को इजीली, मैंने अभी सुना कि 11 फ्लाइट्स, मतलब कम से कम 50 से 100 करोड़ का खर्चा है, पूरा गवर्नमेंट उठा रहा है। ये कांग्रेस भी होता तो भी उठाया होता, बीजेपी है तो भी उठा रहा है। सो बोलने का तात्पर्य ये है कि अपना देश का इकोनॉमिक कंडीशन स्ट्रांग है। वही पाकिस्तान, जहां तक मेरा नॉलेज है, यूक्रेन में स्टूडेंट्स को वापस नहीं ला रहा है, क्योंकि उनके पास उतना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं है कि फ्लाइट्स बेच के लेकर आए। सो इकोनॉमिक कंडीशन में अपने देश का एक आदमी कितना कमाता है? आजादी के बाद तो 17-18 हजार ही था, 70 साल में अपन ने उसको करीबन 10 गुना जितना बढ़ा दिया है। सो आज 1.25 लाख जितना एक आदमी कमाता है, जिसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। 2 लाख करोड़ की अपना इकोनॉमी है। 5 लाख करोड़ 4-5 साल में होने की बात हो रही है। तो अपने पास फॉरेन ट्रेड स्ट्रांग है। रशिया यूक्रेन के वॉर में इंडिया को बेनिफिट जरूर मिलेगा, क्योंकि इंडिया स्टील एक्सपोर्ट करेगा, आर्म्स एक्सपोर्ट कर पाएगा। जो लोग रशिया से खरीदते हैं सैंक्शन की वजह से नहीं खरीद पाएंगे। इंडिया उसमें बहुत एक्टिव है। इंडिया के जो गन्स है वो अलग अलग देश खरीदना शुरू कर रहे हैं। जो लंबे एकदम गन्स आते हैं, इस इंडिया इसमें भी एक्टिव हो गया है। सो इकोनॉमिक पॉलिसीज, अपने देश के जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई बनाता है, जिसमें ब्याज दर, अभी इंडिया का रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे लगता है सबसे निचले स्तर पे। आपको होम लोन 7% में मिल रहा है, वही 4-5 साल पहले 11.5-12 टका था। सो बोलने का तात्पर्य यह है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो इंडस्ट्री के लिए सिंगल विंडो बोलते हैं ना, एक ही जगह पहले एक कंपनी को रजिस्ट्रेशन के लिए 150 प्रकार के अलग प्रोसीजर्स और लाइसेंसेस थे। आज सिंगल विंडो में सब एक साथ हो जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी, अपना देश का इंटरेस्ट रेट स्थिर है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो जबरदस्त आ रहा है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में कुछ एरियाज में फॉरेन कंपनीज को 100% आने को दिया है। न्यूज जैसे मैगजीन्स, मीडिया पहले इतना नहीं था, अभी 100% दे रहे हैं। एजुकेशन में 100%, हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड को भी इनविटेशन है कि भाई आप लोग भी आकर इंडिया में अपना एजुकेशन सिस्टम लगाओ। सो एग्रीकल्चरल पॉलिसी तो इंडिया का था ही जबरदस्त, जिसमें आधार कार्ड के बेसिस पर जो किसान क्रेडिट कार्ड दे रहे थे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी तो और अच्छा होते जा रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया इंडिया खुद के कंटेनर्स बना रहा है। चिप शॉर्टेज की वजह से सब ऑटोमोबाइल कंपनीज को प्रोडक्शन कम करना पड़ा था, क्योंकि ताइवान के जो फैक्ट्री से जो चिप आता था सेमीकंडक्टर, उसमें कोविड हो गया था, तो उन्होंने हॉल्ट कर दिया था प्रोडक्शन। इंडिया पूरा डिपेंडेंट था ऑन ताइवान। नाउ इंडिया खुद चिप मेकिंग चालू करेगा, क्योंकि चिप यूज होता है मोबाइल में भी और कार्स में भी। यदि ताइवान में से शॉर्टेज हो गया सप्लाई, तो अपने देश का हालत खराब हो जाएगा। सो बहुत सारी चीजें अभी खुद इंडिया बनाना शुरू कर रहा है। सो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो अपने देश के, काफी एजुकेशन पॉलिसी देखो, अभी नया एजुकेशन पॉलिसी आ रहा है, जिसमें आई थिंक 12th बंद कर रहे हैं और उसमें प्रैक्टिकल ज्यादा ला रहे हैं, तो अच्छी बात है ये। इकोनॉमिक सिस्टम में 3 प्रकार के इकोनॉमी होते हैं। कैपिटलिस्टिक, जिसमें गवर्नमेंट का दखलंदाजी नहीं के बराबर रहता है। यूएसए बेस्ट एग्जांपल है, हालांकि दखलंदाजी थोड़ा बहुत तो रहता ही है, लेकिन कैपिटलिस्ट जिसमें आप जिसको जो धंधा शुरू करना है करो। सोशलिस्ट इकोनॉमी जैसे रशिया, वो लोग का गवर्नमेंट डिसाइड करता है। चाइना, लोगों को क्या बनाया जाए, क्या पगार दिया जाए। और मिक्स्ड इकोनॉमी इंडिया, जिसमें गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट सेक्टर भी है, लेकिन इंडिया मिक्स से कैपिटलिस्टिक की तरफ ज्यादा जा रहा है। अभी उसका एक प्रूफ है एलआईसी पॉलिसी, जिसमें एलआईसी पॉलिसी नहीं, एलआईसी कंपनी, जिसका 5% स्टेक गवर्नमेंट पब्लिक को बेच रहा है। धीरे धीरे गवर्नमेंट स्टेक 0 कर देगा। बोलने का तात्पर्य है कि गवर्नमेंट ने देश चलाना चाहिए, कंपनीज ने। ठीक है ना? टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, इनफैक्ट प्री कोविड और पोस्ट कोविड में जो इंडिया में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिला है वो टेक्नोलॉजी का। आपको विश्वास नहीं होगा, कोविड के टाइम में एक कैमरास जो आते हैं लॉगिटेक के, आप अपने सिटी जहां पे भी हो इंडिया में चले जाओ, उसका एबनॉर्मल शॉर्टेज हो गया था, क्योंकि अपन पूरा डिपेंडेंट है ऑन चाइना। लैपटॉप जैसे एचपी, ये सब कंपनी लाखों करोड़ों का धंधा किया। नए नए एप्स आ गए मार्केट में। सो टेक्नोलॉजी इन लोगों को पता चला। अभी विप्रो जैसी कंपनी जो
टेक्नोलॉजिकल या सॉफ्टवेयर बनाती है, उन्होंने भी जो मोबाइल ऐप बिल्ड किए, वर्क फ्रॉम होम के लिए इन लोग को अलग से मोबाइल ऐप बनाना पड़ा। बोलते ना आजकल वर्ल्ड इतना क्लोज आ गया है। बॉश कंपनी का नासिक में आप एक कार्ड स्वाइप करो एक एम्प्लॉय, तो जर्मनी बॉश को पता चलता है एम्प्लॉय इधर गया है। सो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में ड्रोन्स आ गए हैं। ड्रोन्स बाकायदा पहली बार देखा जाए तो कोई भी वॉर में यूज हुआ रहेगा। यूक्रेन ने रशिया पे ड्रोन्स के थ्रू अटैक किया। सो नए टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में अमेरिका ने नया फाइटर जेट या हेलीकॉप्टर जो उड़ाया अभी विदाउट पायलट उड़ाया। तो भविष्य में टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगा इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ। आज एलेक्सा लाइट चालू कर, आप गूगल को जो बोलते हैं ना सर्च करने के लिए, मैं तो खैर टाइप करता हूँ, लेकिन अक्सर लोग गूगल फाइंड आउट यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे कॉलेजेस ये सब यूज करते हैं। सो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में डिजिटल इंडिया, खास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इनिशिएटिव लिया स्टार्टअप, और इसमें एग्रीकल्चर में गवर्नमेंट ने काफी सपोर्ट दिया ड्रोन्स को। एग्रीकल्चर में ड्रोन्स यूज होना शुरू हो चुका है, फवारनी, सीड्स, वाटर स्प्रेइंग, सब ड्रोन्स के थ्रू। और आजकल फार्मर्स लैपटॉप यूज करते हैं जिससे उनको वेदर कंडीशंस, कब सीड डालना है, बहुत हम सोच भी नहीं सकते। टेक्नोलॉजी अपने मोबाइल में वायरलेस चार्जिंग किसने सोचा होगा। और जो भी नए नए ऐप्स आ रहे हैं, आप घड़ियां देखो, आई वॉच देखो, कितने सारे आपका फिटनेस ट्रैक करती है, आपका हार्ट बीट मेजर करती है, आपका स्कैन भी आई थिंक आई वॉच करता है, मतलब वो ईसीजी निकाल सकता है। ये कितना डेवलपमेंट आ गया है आजकल टेक्नोलॉजी में। हियरिंग एड्स में आप ले लो, जो सुनने के, जो लोग सुन नहीं सकते हैं आजकल, बोलते ना शरीर में आप लगभग हर जगह पे टूटा हुआ हाथ है तो बायोनिक हैंड आ जा गया है, जयपुर फूट है, सब के सब टेक्नोलॉजिकली डेवलप हो रहे हैं, इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स। मेरा पहला जो कंप्यूटर था पीसी, उसमें 20 MB मेमोरी था, 20 MB नॉट जीबी। अभी तो 1 TB पे चल रहा है, मतलब यू कैन इमेजिन 5000 गुना ज्यादा अभी आ गया है। अभी आप लेने जाओ, बोलो कि मैं ज्यादा यूज नहीं करता लैपटॉप, 500 MB का, वो हंसेगा, क्योंकि 500 MB के आजकल सेकेंड हैंड ही मिलते हैं, नया तो कोई बनाता ही नहीं है। 1 TB, 2 TB, 4 TB। और मोबाइल्स का, मेरा पहला मोबाइल का 16 GB, क्या बोलते हैं उसको, रैम जो रहता है ना, 16 GB मेमोरी जो भी बोलते हैं। अभी तो 16 तो कोई बनाता ही नहीं है, 32 भी गरीब माना जाता है। 64 आईफोन बनाता है, फिर भी लोग 128 सोचते हैं। 128, 256, 512, 1 TB तक आ गया है। अच्छा, उसका जो स्पीड है 2 GB, 4 GB, 6 GB, ये भी आउटडेटेड होने वाला है। सब कुछ 8 GB के आगे रहेगा। अच्छा, ये सब भी छोड़ दो, कैमरा का मेगापिक्सल्स, आजकल Xiaomi के आपको 100 मेगापिक्सल तो इजीली आ जाएंगे। अभी तो कोई कंपनी का मैंने सुना था 500 मेगापिक्सल तक पहुंच गए। अपने आय का 540 या 570 कुछ तो मेगापिक्सल है। सो कैमराज, आप मोबाइल का कैमराज में जो देखोगे, 5 साल पहले, सिर्फ 5 साल, 10 साल भी मत जाओ, 5 साल पहले और आज में आपको जमीन आसमान का फर्क मिलेगा। ठीक है ना। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट ने जबरदस्त प्रगति किया है। लीगल एनवायरनमेंट, बिकॉज बहुत सारे एक्ट, मुझे अफसोस होता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ब्रिटिशर्स के टाइम का था। ठीक है ना, वर्कमेंस कॉम्पनसेशन ब्रिटिशर्स के टाइम में है। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या कर रहा है कि बिजनेस करने के लिए, ठीक है ना, जो कंपनीज एक्ट 56 था, आउटडेटेड था, उसको कंपनीज एक्ट 2013 बना दिया, नया नया लेकर आए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, मतलब ये सारे एक्ट्स हैं, इतने ही नहीं है, इसमें कंपनीज एक्ट 2013 आएगा, इनकम टैक्स एक्ट 61 आएगा, जीएसटी आएगा, कस्टम्स एक्ट 62 आएगा। ठीक है ना, स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट 69 नहीं, जहां तक मेरा नॉलेज है 76 है, वो चेक कर लेना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 86, अरे तो चला गया ना भाई, नया एक्ट 2018 लागू हो चुका है, आपके 12th OC के बुक में नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। सो कंपटीशन एक्ट, ये सारी चीजें आपको बिजनेस करते समय, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 नहीं बोला है, कंपनीज एक्ट 2013 नहीं बोला है, इनकम टैक्स एक्ट 61 नहीं बोला है, कस्टम्स एक्ट 62 नहीं बोला है, प्लस ये सारे और भी ढेर सारे एक्ट जो आपको मानने पड़ेंगे बाय डूइंग द बिजनेस।
और ये लीगल एनवायरनमेंट वक्त के साथ साथ बदलता है। आपको नए नए कायदे होते हैं जो आपको मानना पड़ता है। उस कायदे, जैसे मैंने बताया था कि आप दारू का एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते यदि वो अल्कोहल कंपनी है। आपको हर जगह पे लिमिटेशन आएगा। आप आपको उस एक्ट के दायरे में रहना पड़ेगा। और एक्ट भी थोड़े से अभी ओपन अप हो रहे हैं, मॉडर्न जमाने के हिसाब से बदल रहे हैं, है ना। सो लीगल एनवायरनमेंट मुझे लगता है कि अभी यूजर फ्रेंडली हो रहे हैं। पहले फेरा था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, बाहर के लिए जो करेंसी आएगा जाएगा। फेमा, उसमें बहुत स्ट्रिक्ट था, अरेस्ट का काफी था। कंपनीज एक्ट 56 में अरेस्ट कर सकते थे, ये लोग थोड़े लिबरल हो गए, अरेस्ट नहीं होगा बट स्ट्रिक्ट बहुत होगा। तो इस प्रकार से लीगल एनवायरनमेंट हुआ, ठीक है ना। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अलग वीडियो में बताएंगे। आई होप आपको ये डिटेल्ड वीडियो, मेरा जो बिजनेस एनवायरनमेंट का, मैंने खुद ने एक ऑथर की ये बुक बिजनेस एनवायरनमेंट की, तो उसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है। तो ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। और भी वीडियो देखना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो ये डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।